हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बार बार पूछे गए प्रश्न। टोटल 85 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 85 क्वेश्चन में से 60 होने वाला है। तो साथियों, जैसा कि इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जीके का 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आएंगे, साइंस का 25 क्वेश्चन और मैथ का 25 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का इस बार आपका पेपर रहने वाले हैं और समय इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, जो कि कंप्यूटर पे होने वाला है। तो साथ ही यदि इस बार आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में एक सीट लेना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हो, तो आपने जब टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड का, तो आपने कट ऑफ तो देखा ही होगा कितना हाई गया है। लगभग भाई 75 नंबर का हाई कट ऑफ गया है। पिछला ऐसा नहीं होता था, इसी बार 2025 में इतना कट ऑफ जा रहा है। तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी यदि आपको रेलवे ग्रुप डी में एक सीट चाहिए तो। फिर साथ ही आप देख रहे होंगे 19 और 20 मार्च को ALP CB2 का एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई जो पहले दूसरे शिफ्ट का पेपर था 19 और 20 मार्च का, तो भाई 20-20 लाख में बिक रहे थे। इसी के कारण पेपर को कैंसिल कर दिया गया। अब इस समय पेपर का जो कटिंग न्यूज़ है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर एक यूट्यूब चैनल पे यही आ रहा है। तो अब साथ ही थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ नहीं सकती है। यदि आप 100 क्वेश्चन में से मान के चलिए 60 नंबर ला देते तो भी आपका नहीं होगा। आप चाहे किसी भी जॉब से फॉर्म अप्लाई किए, चाहे आप गुवाहाटी देख कर के होंगे जो कि वहाँ कट ऑफ कम जाती है, तो भी आपको लगभग 75 से अधिक नंबर लाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बात याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो आज के सेशन में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्व करेंगे जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो आप लोग अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे और हर एक सवाल का जवाब देते चलेंगे साथ में। पहला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के सबसे अधिक वक्ता हैं? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस भाषा के सबसे अधिक वक्ता हैं? तो बांग्ला के हैं। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? कौन शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? तो जिला पंचायत नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक बौद्ध मंदिर है? तो भारत में एक बौद्ध मंदिर कौन सी है? तो महाबोधि मंदिर है, जो कि एक बौद्ध मंदिर है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो भाग 3 में की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में पुलिकली यानी बाघ नृत्य कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है? किस त्यौहार में पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होते हैं? तो ये ओणम त्यौहार में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माओ सिनराम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ पर स्थित है? तो भाई माओ सिनराम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि साथ ही मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संगाई हिरण एक स्थानिक प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? संगाई हिरण एक स्थानिक प्रजाति है, ये किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये मणिपुर राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सभी पंचायत संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? सभी पंचायतों की बात कर रहा है। इन संस्थाओं में कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं?
तो भाई 1/3 का 1/3 आरक्षित होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो याद रखिए पारसी समुदाय से संबंधित है नवरोज त्यौहार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह ये किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A में है जो कि नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता संबंधित है? भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A में जो कि नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की सहायता संबंधित है? तो ये भाग 4A में दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1910 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग अपनी तैयारी को तो बहुत अच्छी तरीके से करें, लेकिन आप लोग चैनल पे नए आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग भूल जा रहे हैं न, तो आप लोग लाइक करते। तो साथ ही इतनी मेहनत केवल आप सभी लोगों के लिए हो रही है। तो बस आपका पहला काम होता है कि अपनी तैयारी करना है। उसका दूसरा काम, चैनल पर नए है तो लाइक करके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, प्लस नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। बगल में एक घंटा है उसको भी आप लोग प्रेस कर देंगे, क्योंकि जितने भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो इससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल होता है। ओके दोस्तों, आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर देंगे। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने तैयार किया था? 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अनुच्छेद 279A निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? अनुच्छेद 279A किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाए जाते हैं? भाई हॉर्नबिल यानी नागालैंड, तो मोआत्सु भी किस राज्य में मनाए जाएंगे? नागालैंड राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी व जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो मेरे भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी व जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे देश में शामिल ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल पहला मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत में पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? स्वतंत्र भारत में पहला तेल क्षेत्र कहाँ पे सर्च किया गया था? तो असम राज्य में किया गया था। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए? तो जैविक आवर्धन बोला जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि अपशिष्ट है? तो कौन सा कृषि अपशिष्ट है? तो जो भूसी होता है ना, ये कृषि अपशिष्ट में आते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान में उल्लेखित नागरिकों के कर्तव्य से अधिग्रहित किया गया है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस देश के संविधान से उल्लेखित नागरिकों के जो कर्तव्य है अधिग्रहित किया गया यानी लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो भाई यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब क्या है?
सोवियत समाजवादी और गणराज्य संघ, ये क्या है मेरे भाई? यूएसएसआर है, जो कि इस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अधिगृहित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में क्रेडिट नियंत्रण का कार्य कौन करता है? बताइए, भारत में क्रेडिट नियंत्रण का काम कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं भारत में क्रेडिट नियंत्रण का काम। बी और सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी मेरे भाई सी ऑप्शन होगा ठीक, ध्यान देंगे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामलों में तेलुगु का स्थान क्या है? 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामलों में तेलुगु का स्थान क्या है? तो याद रखिए चौथा स्थान है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है? भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा जो प्रवेश उत्सव है ये किस वर्ष स्टार्ट कर दिया गया था? तो साथ ही 2022 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन काल क्या था? तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से लेकर कब तक था? तो 2012 में स्टार्ट हुआ था, जो कि भारत का लास्ट पंचवर्षीय योजना यही था। 2012 से स्टार्ट हुआ था, 2017 में जाके खत्म हो गया था भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्र के साथ स्थिर रहता है? कौन सा अधिनियम वक्र के साथ स्थिर रहता है? तो मेरे भाई उपयोगिता स्थिर रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कौन सी नदी है जो कि अपने बार बार बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनता है? इसलिए हर साल बिहार में आप देखते होंगे बाढ़ आ ही जाता है। तो बिहार का शोक नदी कौन सा है? तो वो कोसी नदी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पोप ने मदर टेरेसा को किस वर्ष में संत घोषित किया? बताइए, पोप ने मदर टेरेसा को संत घोषित किया था, लेकिन किस वर्ष में? 2016 में घोषित किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। गोवा में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार वसंत का त्यौहार है? गोवा में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार वसंत का त्यौहार है? तो शिग्मोत्सव त्यौहार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद की जो सदस्यता है इनके लिए योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 84 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है? भारत में उद्योग यानी विकास और विनियम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? भारत में उद्योग विकास और विनियम अधिनियम यह किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1951 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय ये किस शहर में स्थित है? श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय ये किस शहर में स्थित है? तो भाई आंध्र प्रदेश में स्थित। ये तो राज्य हो गया भाई, राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। यजुर्वेद कितनी शाखाएं हैं? यानी यजुर्वेद में कितनी शाखाएं होती हैं? एक तो भाई श्वेत होता है, एक तो श्वेत होता है, दूसरा का कृष्ण होता है। श्वेत का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? शुक्ल। शुक्ल मतलब भी क्या होता है? शुक्ल का मतलब यहाँ पे श्वेत होता है। कृष्ण का मतलब होता है काला।
यानी 2 शाखाएं हो जाएंगी। ऑप्शन डी देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो जैसे चिनाब है, ये तो पंजाब में बहती है, ब्यास भी पंजाब में बहती है, रवि भी पंजाब में बहती है। लेकिन दो जो ब्राह्मणी है ये उड़ीसा की मौसमी नदी है, उड़ीसा में बहती है, लेकिन ये एक प्रकार का मौसमी नदी है भाई, मौसम के हिसाब से बहती है। ओके, तो ब्राह्मणी भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि पंजाब में नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई जो संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, ये तो कानून का अधिकार हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, ये तो कानून का अधिकार है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे? बताइए, जैन धर्म के तीर्थंकर वर्धमान महावीर कौन से नंबर के थे? 20वां, दूसरा, 5वां या 24वां? तो जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है साजो त्यौहार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अनाईमुडी पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अनाईमुडी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हैदराबाद में स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हैदराबाद में स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न याद करते चले होंगे साथ में, क्योंकि इस बार भाई जीके साइंस मिला के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जब भी बैठिए साथ ही आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा कि जो जो आपको प्रश्न मतलब कि लगेगा कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग नोट डाउन जरूर किया कीजिए। ऐसे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम जब आपका आ जाएगा तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप लगातार 100 वीडियो आप देख लेंगे या आप एक ही दिन में आप प्रिपेयर करेंगे। यदि आपके पास नोटबुक होगा तो जो आपने लिखा होगा उसको आप एक ही दिन में आप रिवीजन तो कर सकते हैं ना, ये तो आपके पास फ़ायदा होगी। तो नोट बुक का मतलब यही होता है कि आप जो अभी नोट किए रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आप एग्ज़ाम के समय आपके लिए फ़ायदा करता है। एक ही बार में सारा रिवीजन कर ले जाएंगे, वीडियो देखेंगे टाइम वेस्ट होगा फालतू का। ओके दोस्तों, इसीलिए हम कह रहे हैं जो आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, यदि आपको लगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट बनेंगे पेपर के, तो इसको नोट डाउन करेंगे और आप एग्जाम के लास्ट दिनों में इसके रिवीजन करके चले जाएंगे। ओके बिल्कुल, तो इसीलिए बोले भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में किस महीने को में किस डेट को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में साथी 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये तो 1951 की स्टार्ट हुई थी और 1956 में जाके ख़त्म हुई थी। इसमें कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्टार्ट हुए थे? तो भाई 5। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है?
तो मेरे भाई कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो ट्रोपोपॉज है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? तो साथी बताइए कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 111 है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सिंपल सवाल भाई, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50, देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष स्टार्ट किए गए थे? तो 1970 में शुरू किए गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? लीजिए साथी, जो हमने आपसे होमवर्क में सवाल पूछा था आ चुका है सवाल। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुगम चेट्टी थे। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243A है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस विशेषता को शामिल करने की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के किस विशेषता को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दे रखा है? उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण करता है, जो पूरे राज्य में मनाया जाता है? बताइए उड़ीसा राज्य का कौन सा त्यौहार है जो कि उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण करता है और जो कि पूरे राज्य में मनाया भी जाता है? तो बाली यात्रा है। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? भाई बांदीपुर होता है। बताइए बंदीपुर भी सही है और बांदीपुर भी सही है। तो बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय स्टेट में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जैन धर्म में जीवन के 5 नियमों में से निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिग्रहण न करना का अर्थ रखता है? जैन धर्म में जीवन के 5 नियमों में से कौन सा नियम अधिग्रहण न करना अर्थ रखता है? तो भाई अपरिग्रह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्धा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 60, मंत्रिपरिषद भारत सरकार का नेतृत्व कौन करता है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो हमारे देश के 15वें वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? भाई एक ही तो होते हैं ना, एक ही होते हैं ना कि 2 हो जाते हैं? भाई एक ही होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, डैश पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भूमि का केंद्रीय विस्तार है?
तो कन्नड़ मैदान याद रखिए, जो कन्नड़ मैदान होता है ये पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाटी और अरब सागर के बीच का भूमि का केंद्रीय विस्तार है। बी ऑप्शन कन्नड़ मैदान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारत के इतिहास में वर्ष 1756 में कालागार यानी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो बताइए, भारत के इतिहास में वर्ष 1756 में ब्लैक होल की घटना घटी थी, कहाँ पर घटी थी? तो मेरे भाई ये घटी थी कलकत्ता शहर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं किसको बचाना चाहती थी? भाई चिपको आंदोलन महिलाओं ने स्टार्ट कर दिया था 1970 में, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था, किसको बचाना था? एक नवीकरणीय संसाधन को बचाना चाहती थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मौजूद है? बताएंगे सभी दोस्त। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पे कौन सा जानवर मौजूद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो भाई बाघ हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दे रखा है? भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो ये संत थॉमस को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अरबारी वन किस में स्थित है? अरबारी वन किस में स्थित है? तो ये मिदनापुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? भाई किस मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, यानी किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? WBC, अमाशय, हृदय या RBC को? भाई वाइट ब्लड सेल को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, जो WBC होता है यानी वाइट ब्लड सेल होता है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। डैश के प्राणी अचल होते हैं, तो किसके प्राणी अचल होते हैं भाई? तो याद रखिए पोरीफेरा के। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? बताइए, ये बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो ये कार्ल लिनियस यानी सी लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया कौन करता है? भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड करता है यानी CaO करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? तो बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? तो मेरे भाई इनमें से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? तो सल्फर एक बहुपरमाणविक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। एक वस्तु की किसके साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? एक वस्तु की किसके साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा इसमें इंक्रीजमेंट होती है? तो भाई ऊंचाई के साथ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 75। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? यदि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम होता है यानी एरिया कम पड़ता है तो दाब क्या होगा भाई? बताइए, दाब यदि कोई एरिया कम है आप उसे प्रेशर लगा रहे हैं तो दाब क्या होगा? बताइए आप लोग, दाब बढ़ेगा ही ना मेरे भाई, दाब अधिक होगा ना। यदि एरिया ज़्यादा रहेगा आप प्रेशर लगाएंगे तो कम लगेगा, एरिया कम रहेगा आप प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे दाब क्या बढ़ेगा? अपने आप इंक्रीज करेगा। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76। वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है कौन है? वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है वो सौर सेल है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, 77 नंबर। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन एक नहीं है, वही बताना आपको।
लोहे में जंग लगना एक रासायनिक है। मैग्नीशियम रिबन का दहन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, लेकिन भाई मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? तो भाई H2, याद रखिए H2 गैस मुक्त हो जाती है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए 79। कैवेलियर स्मिथ ने जीव को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत कर दिया था? तो भाई 6 जगत में अलग अलग किया था वर्गीकृत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 80। कार्ल लिनियस यानी सी लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, कार्ल लिनियस को किस रूप में आप जानते हैं, पढ़े होंगे? तो वर्ग के जनक के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में कितने मौजूद होता है? तो कौन मौजूद होता है? न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में कौन मौजूद होता है? तो भाई केवल एक ही बंदा अकेला खड़ा रहता है, हाइड्रोजन। वो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बैठ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है, तो तत्व की पहचान की, यानी परमाणु की संख्या कितनी यहाँ पे? तो टोटल 8 है। तो बताइए किसकी होती है भाई? ये तो ऑक्सीजन के साथ होती है। 82 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ना दोस्त। तो बी ऑप्शन, परमाणु संख्या 8 होती है ऑक्सीजन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने बनेगी? 2, 6 बनेगी, है ना दोस्त। पहले वाले में 2 और दूसरे के वाले में 6 आप इसको ऐड करेंगे, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो विद्युत हीटर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या दे रहा है? किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो भाई उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए लास्ट 85 क्वेश्चन देखते हैं आज की सेशन का। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संयोजकता 0 होती है? बताइए किसकी संयोजकता 0 होती है, यानी लास्ट में 0 आ रही है, वो कौन सी है? तो भाई हीलियम में 0 संयोजकता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही फाइनली यहाँ से टोटल 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? सभी साथी फटाफट बताएंगे कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अपना एक बार फीडबैक जरूर दिया कि दोस्त की सेशन का सारे सवाल कैसा लगा है। इससे हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि और आप सभी के लिए लोगों के लिए जैसा ग्रुप डी की एग्जाम में या अन्य रेलवे के एग्जाम में सवाल पूछे थे, बिल्कुल सेम उसी की तरह हम सवाल आपके साथ शेयर कर सकें और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। देखिए दोस्त, चाहे आप NTPC की तैयारी कीजिए, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कीजिए, चाहे रेलवे के कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप डी में आएगा तो वो NTPC में नहीं आएगा या वो ALP में नहीं आएगा। तो मेरे भाई आप ऐसा मत माना कीजिए कि ये सारे सवाल केवल ग्रुप डी में आएंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये सारे क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं जिसमें GK GS और साइंस के सवाल आए। ओके मेरे भाई, तो इस समय GK साइंस तो मेन हो चुका है रेलवे के एग्जामों में, है ना दोस्त। तो इसी को तैयारी करते हुए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं भी, और आप लोग भी बहुत अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर क्लास के साथ, क्योंकि इसमें डेली 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर की क्लास चल रही है। तो आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए, क्योंकि उसमें पूरा पेपर का सलूशन करें, जिसमें आपका इसमें आर्मी अग्निवीर की फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। 12 मार्च को फॉर्म फिलअप शुरू हुई थी, जो कि 10 अप्रैल तक चलने वाली। सिंपल 10वीं पे और 12वीं पे फॉर्म अप्लाई चल रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच होना चाहिए, प्लस 20 से 25 वर्ष के बीच में तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आर्मी में केवल GD के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है, WMP के लिए, ट्रेडमैन के लिए, क्लर्क और सिपाही, फार्मेसी, इस सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई चले। लेकिन जो हवलदार का पोस्ट होता है जिसमें 20 से 25 साल मांगता है, इसका अभी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन जब तक 10 अप्रैल जैसे ही बीतेगा उससे पहले ही आपका हवलदार का पोस्ट आ जाएगा आर्मी GD में। ओके दोस्त, तो आप अपनी प्रिपेयर रखिए,
तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।